ये देखकर संतोष ठाकुर के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो अभी डरी सहमी नजरों से अभिमन्यु को देख रही थी और माफी की गुहार लगा रही थी, लेकिन अचानक एक चीख के साथ पूरे ठाकुर विला में शांति छा गई, क्योंकि संतोष ठाकुर की जबान कट चुकी थी और ये जो चीख गूंजी थी ये संतोष ठाकुर की गूंजी थी। वहीं अविका जिस रूम में थी वो जैसे तैसे कर उठकर रूम में इधर उधर चल रही थी। हालांकि उसके दोनों पैरों पर रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसे चलने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और चीख सुनकर वो डर गई और इसी वजह से अंधेरे की वजह से उसके हाथ पर फ्लावर पॉट लग गया और कांच की टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंज गई। ये आवाज अभिमन्यु की कानों तक पहुंच चुकी थी और वो तुरंत उसके पीछा करते हुए उस रूम की तरफ चला गया। रूम लॉक था। उसने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया तो बॉडीगार्ड्स ने रूम का दरवाजा को तोड़ दिया। जैसे ही बाहर की रोशनी रूम के अंदर आई, अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा रूम के बाहर एक परछाई खड़ी हुई थी। उस परछाई को देखकर अविकी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने जब अविका को देखा तो वो जल्दी से अविका के पास आया और उसने अविका को अपने गले से लगा लिया। वही अविका उसके गले से मिलकर रोने लगी, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसका शरीर अभिमन्यु महसूस कर सकता था कि उसका शरीर डर की वजह से कांप रहा था। अभिमन्यु उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। देखो वाइफी, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अविका रोते हुए बोली, आप कहाँ थे, मुझे लेने क्यों नहीं आए? और यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था, कहकर वो फिर से अभिमन्यु के गले लग गईं। अभिमन्यु ने उसे अपने गले लगे ही उसके हाथों की रस्सी को खोल दिया और उसे उठाकर वही बेड पर बिठा दिया। वो उसके पैरों की रस्सी खोलते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, देखो कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कहकर वो उठकर खड़ा हो गया। वहीं अविका उसके कमर से लगकर बोली, नहीं, मुझे आपसे दूर नहीं होना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिमन्यु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, चलो ठीक है, हम यहाँ से घर चलते हैं। अविका जल्दी से बोली, हाँ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर जाना है, कहकर उसने अपने सिर को अभिमन्यु की चेस्ट के अंदर छुपा लिया। और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर अभी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु अशोक की तरफ देखकर बोला, संतोष ठाकुर को हेल लेकर जाओ और वहां उसकी खातिरदारी करना, कहकर वो अविका को लेकर ठाकुर विला के बाहर आ गया। बाहर पहले से ही बॉडीगार्ड तैयार खड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से अभिमन्यु की कार का दरवाजा खोला तो अभिमन्यु अविका को लेकर कार के अंदर बैठ गया और सारे कार वहां से विला के लिए रवाना हो गई। कार में ही अविका सो चुकी थी, जिसकी वजह से घर आने के बाद अभिमन्यु ने अविका को फिर से अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने उसे अच्छे से सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर कर वहां से डायरेक्ट विला के बाहर आकर कार में बैठकर वहां से कहीं के लिए निकल गया। उसने अपने साथ बॉडीगार्ड को आने से मना कर दिया था, इसलिए अभी वो अकेले ही कहीं जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़े से गोदाम के पास आकर रुकी, जो दिखने में कोई गोदाम जैसा लग रहा था, जो शायद कई सालों से बंद पड़ा था। अभिमन्यु उसके अंदर चला गया, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो अंदर से गोदाम कोई टूटा फूटा गोदाम की जगह काफी अच्छा गोदाम लग रहा था। अभिमन्यु उसके अंदर जाता ही जा रहा था और आसपास कुछ लोग काम कर रहे थे, जो अभिमन्यु को देखकर तुरंत उसे ग्रीट करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो वहां के बॉडीगार्ड हैं। कुछ देर जाने के बाद अभिमन्यु अंदर ग्राउंड में आ गया। ये बिल्कुल एक महल की तरह बना हुआ था, जिसके कदम कदम पर बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और अभिमन्यु के आने से वो सब अभिमन्यु को ग्रीट कर रहे थे। कुछ देर बाद अभिमन्यु एक रूम में आकर रुका, जहां सामने संतोष ठाकुर बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, उसकी जीभ कट चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जीभ से खून निकल रहा था। उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। ऐसा लग रहा था उसे काफी मारा भी गया होगा, क्योंकि उसके गालों पर उंगलियों के निशान थे। अभिमन्यु किसी राजा की तरह सोफे पर जाकर बैठ गया और बॉडीगार्ड की तरह देखकर बोला, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये टॉर्चर सहन ना पाए और अपना दम तोड़ दे। संतोष ठाकुर नामे सिर हिलाने लगी, क्योंकि जीभ कट जाने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अभिमन्यु के ऑर्डर मानते ही अभिमन्यु के बॉडीगार्ड संतोष ठाकुर को बुरी तरह टॉर्चर करने लगे। वहीं अभिमन्यु और अशोक चुपचाप ये सब देख रहे थे। हालांकि अभिमन्यु के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वहीं अशोक के चेहरे पर संतोष के लिए थोड़ा बुरा वाले एक्सप्रेशन थे और उसे पता था कि संतोष ठाकुर ने उसकी मैडम के लिए गलत वर्ड यूज किए थे, जिसकी सजा तो उन्हें मिलने ही थी, क्योंकि अविका मैडम में उसके बॉस की जान बसती है। वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मैडम और फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। अभिमन्यु वहां से उठकर दूसरे रूम में आ गया, उसके साथ में अशोक भी आ गया। अभिमन्यु अशोक की तरफ देखकर बोला, कुछ पता चला? संतोष ठाकुर का बेटा कौन से कोने में जाकर छुप गया है? अशोक नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं बॉस, हमने पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि संतोष ठाकुर का बेटा कहाँ जाकर छुप गया है।
अभिमन्यु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। ये देखकर अशोक भी एक पल को कंफ्यूज हो गया कि अब क्या होने वाला है। अचानक अभिमन्यु शांत हो गया और अशोक को देखकर बोला, ये भी पता चल जाएगा, फिलहाल तुम कोशिश करते रहो। वही वो बॉडीगार्ड फिर से वहां पर आ गए और अभिमन्यु की तरफ देखकर सिर झुकाकर बोले, बॉस संतोष ठाकुर मर गई। अभिमन्यु ने हाँ में सिर मिलाया और वो बॉडीगार्ड वहां से चले गए। वो अशोक की तरफ देखकर बोला, जाओ और संतोष ठाकुर की बॉडी ठाकुर विला के सामने फेंका, देखना संतोष ठाकुर का बेटा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कहकर वो उस गोदाम से बाहर आ गया और वहां से विला के लिए निकल गया। वैसे भी अब रात के 8:00 बज चुके थे। कुछ देर बाद जब वो विला वापस आया तो उसने देखा अविका अभी सोफे पर बैठी हुई थी और अभी फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसलिए अभिमन्यु वहां से अपने बेडरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तभी अविका फोन पर बात कर रही थी, इसलिए अभिमन्यु सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। वही एक मेड उसे कॉफी रख कर चली गई तो वो कॉफी पीने लगा और साथ ही साथ अविका को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट थी। लगभग आधे घंटे बाद अविका ने कॉल काटा और कॉल काटकर जब वो अभिमन्यु की तरफ देखने को मुड़ी तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि अभिमन्यु अभी भी उसे ही देख रहा था। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? अभिमन्यु बोला, हो गई तुम्हारी बात? तो अविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हो गई बात। पता है अनाया ने बोला कि उसे काशी में बहुत मजा आ रहा है और सारी फैमिली खूब एंजॉय कर रहे हैं। बस कुछ नहीं तो मैंने वहाँ की पिक सेंड करने के लिए अनाया से बोला है। अविका की बात सुनकर अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और बोला, चलो ठीक है डिनर कर लो, वैसे भी दोपहर में तुमने लंच नहीं किया था। कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आ गया। उसने उसे चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास जाकर बैठ गया। डिनर ऑलरेडी तैयार था, इसलिए मेड ने उन दोनों के लिए डिनर सर्व किया और दोनों डिनर करने लगे। वैसे भी अविका ने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, सुबह का ही नाश्ता किए हुए थी, इसी वजह से उसे बहुत तेजी से भूख लग रही थी, इसलिए वो सब कुछ भूल बैठकर आराम से अपना डिनर करने में बिजी हो गई। और ये देखकर कि अविका अब ठीक है, अभिमन्यु की फेस पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब आगे प्राइम मिनिस्टर बंगले पर डिनर करने के बाद तेज एक मीटिंग अटेंड करने चला गया और मानसी बेडरूम में आ गई। जब बेडरूम में आई तो उसने देखा उसके फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। उसने देखा तो वो वीडियो कॉल थी जो कि किसी अननोन नंबर से आ रही थी। मानसी ने जब कॉल को उठाया तो उसके सामने सबसे पहले नायरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। नायरा मानसी की तरफ देखकर बोली, हाय मम्मा कैसी हो आप? नायरा को देखकर मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी नायरा को देखते हुए बोली, अरे बच्चा तुम, और ये किसका फोन है? नायरा मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी नानी का फोन है मम्मा, आप बताओ आप ठीक हो ना? मानसी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद आ रही थी। नायरा उदास होकर बोली, हाँ याद तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही है, तो आप मुझसे कब मिलने आ रहे हो? डैड के साथ आपने बोला था ना कि आप डैड के साथ मुझसे मिलने आओगे। नायरा की बात सुनकर मानसी बोली, अरे बेटा अभी तो तुम गई हो, अभी तो तुम्हें गए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। जब तुम्हें हमारी बहुत याद आए तो हमें कॉल कर देना, फिर हम तुम्हारे डैड के साथ आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही मानसी और नायरा बातें करने लगे। वहीं नायरा अपनी नानी के घर के बारे में सब कुछ बता रही थी और मानसी बहुत ध्यान से वो सारी बातें सुन रही थी। अचानक उसकी नजर नायरा के पीछे लगी एक तस्वीर कर गई और उसकी निगाहें उस तस्वीर पर ही जाकर अटक गईं। तस्वीर में एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें काफी बड़ी थी जो उसकी खूबसूरती पर चांद चांद लगा रही थी, और हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी शक्ल नायरा से मिल रही थी। मानसी के मन में अचानक एक सवाल आया, तो क्या ये नायरा की मॉम है, मतलब तेज की वाइफ? वो नायरा की तरफ देखकर बोली, नायरा बच्चा वो जो पीछे तस्वीर है उसमें कौन है? नायरा ने पीछे मुड़कर उस तस्वीर को देखा और वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये मेरी मम्मा है। यहाँ सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर ये मुझे छोड़कर चली गई। कहकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मानसी उसे शांत करवाते हुए बोली, अरे रोना नहीं बच्चा, और देखो मम्मा है ना आपके पास, देखो आपकी मम्मा ने भगवान के घर जाकर मुझे भेज दिया और उनके बदले में आ गई। मानसी की बात सुनकर नायरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो फिर से बातें करने लगी। बातें करते करते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। मानसी ने देखा कि नायरा सो चुकी है तो उसने उसे एक फ्लाइंग किस दी और कॉल काट दी, पर अभी भी उसके दिमाग में उस तस्वीर वाली लड़की की फोटो घूम रही थी, यानी कि नायरा की मम्मी, और वो जानना चाहती थी कि क्या वो तेज की पहली वाइफ थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मानना पड़ेगा तेज की चॉइस बहुत अच्छी थी। यही दिमाग में उसके बार बार ख्याल आ रहा था। उसने टाइम
देखा तो अभी 11:30 बज रहे थे। अब उसे तेज से वही क्वेश्चन पूछना था, इसलिए अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहां से गार्डन में टहलने के लिए चली गई और वही गार्डन में टहलने लगी। ठंड के मौसम में उसने शॉल ओढ़ रखा था, अभी उसने गर्म कपड़े पहने हुए थे और उस पर ही येलो कलर की गर्म शॉल को ओढ़ लिया था, जिसकी वजह से अभी वो कंफर्टेबल होकर गार्डन में टहल रही थी। हालांकि ठंड का मौसम था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, पर फिर भी उसे यहाँ अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया, अपने दोनों हाथों को अपनी बाहों में छुपा लिया और ऊपर सिर कर कर खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अचानक उसे अपनी पीठ पर कुछ गर्म जैसा फील हुआ। उसने जब अपनी आंखें खोलकर मुड़कर देखा तो वहां तेज था और तेज ने अपना कोट उतारकर उसे उड़ा दिया था, जिसकी वजह से मानसी को अभी अपना शरीर गर्म कैसा फील हो रहा था। मानसी मुड़ी और उसे कुछ कहने को हुई कि तेज ने उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे मानसी ने अपने दोनों हाथों को तेज के चेस्ट पर रख दिए और वो तेज को देखने लगी। गार्डन में अभी रोशनी थी, जिसकी वजह से दोनों का ही चेहरा साफ दिख रहा था। तेज उसे देखकर बोला, यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ठंड में तुम्हें रूम में होना चाहिए और तुम यहाँ टहल रही हो। मानसी तेज की तरफ देखकर बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ गार्डन में टहलने आ गई। तेज ने एक हाथ से उसका चेहरा छुआ तो उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। तेज ने उसे बिना कुछ कहे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर लेकर जाने लगा। वहीं मानसी अभी तेज को देख रही थी और ये बात तेज ने भी नोटिस कर ली थी। तेज उसे लेकर बेडरूम में आ गया और से जल्दी से रूम में हीटर को फुल पर कर दिया ताकि मानसी का शरीर जल्दी गर्म हो सके। वो उसे लेकर बेड पर आ गया और ये देखकर मानसी को थोड़ी घबराहट होने लगी। तेज उसे देखकर बोला, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तेज की बात सुनकर मानसी हैरान होते हुए बोली, बात कौन सी बात? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल साफ साफ दिख रहे हैं, तो जल्दी बताओ मुझसे क्या बात करनी है। कहकर वो बेड पर लेट गया। वहीं मानसी बेड पर बैठकर उसे देखने लगी तो तेज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर लेटा लिया और ये देखकर मानसी उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी तो तेज उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोला, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, कोई अनजान इंसान नहीं जो इतना मुझसे घबरा रही हो। चुपचाप लेटी रहो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। मानसी का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जो कि तेज भी महसूस कर सकता था। वो उसे शांत कराने लगा। जब काफी देर भी उसका शरीर शांत नहीं हुआ तो उसने उसे पलटकर अपने नीचे कर दिया और ये देखकर मानसी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर तेज को देखने लगी। तेज ने बिना कुछ कहे उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। वो बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जिससे मानसी को भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसने तेज को बिल्कुल भी नहीं रोका। तेज उसे काफी देर बाद उससे अलग हुआ और मानसी के चेहरे को देखने लगा, जिसका चेहरा लाल था। अब ये बताना मुश्किल था कि वो शर्म की वजह से लाल है या फिर वो गार्डन में अभी घूम कर आई थी, इसलिए ठंड की वजह से लाल था। तेज उसके कान में बोला, अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, वो सर मुझे नायरा की मॉम के बारे में जानना था, मतलब आपकी पहली वाइफ के बारे में जानना था। तेज की आंखें अचानक कठोर सी हो गई और ये बात मानसी ने भी नोटिस कर ली थी। तेज उसके ऊपर से हट गया और उसके बराबर में ही लेट गया। वो मानसी की तरफ देखकर बोला, नायरा मेरे भाई और भाभी की बेटी है, मतलब वो मेरी भतीजी है। जब नायरा 1 साल की थी तब मेरी वजह से मेरी ऑपोजिट पार्टी में से किसी एक ने मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था। वो लोग बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे, क्योंकि मेरे भाई और भाभी दोनों बिजनेस करते थे। नायरा ज्यादातर घर पर ही रहती थी क्योंकि उसे मॉम संभालती थी, इसलिए भाभी नायरा को कभी भी बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। उसी एक्सीडेंट में भैया और भाभी की डेथ हो गई, इसीलिए नायरा की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली और मैं खुद नायरा की देखभाल करने लगा। मानसी बहुत ध्यान से तेज की बातें सुन रही थी। उसके मन में एक अजीब सी खुशी ये भी थी कि हाँ, नायरा की मॉम तेज की वाइफ नहीं बल्कि भाभी थी, और पता नहीं क्यों बट उसे ये खुशी हो रही थी कि हाँ, तेज की लाइफ में और कोई भी लड़की नहीं थी। इस जन्म में उसका पति तेज था और उसने पूरे मन और धन से तेज को अपना पति मान लिया था। वो अपनी लाइफ में तेज के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर वो खुद आगे बढ़ी और उसने अपना सिर्फ तेज की चेस्ट पर रख दिया और ये देखकर तेज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे मानसी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। ठाकुर विला में अभी भीड़ लगी हुई थी और वहां 4-5 गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड उतरे और एक गाड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने जाकर दरवाजा खोला तो उस गाड़ी में से एक 20 से 21 साल का लड़का अपनी आंखों में चश्मा लगाए बाहर निकला। वो दिखने में कोई इंडियन और विदेशी दोनों लग रहा था, जिसकी वजह से वो काफी हैंडसम भी था, लेकिन अभी उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो अंदर चला गया और उसने अंदर देखा
जहां संतोष ठाकुर के फोटो पर हार चढ़ा हुआ था और उसके ही आगे उसकी डेथ बॉडी थी। संतोष ठाकुर का अपना इस दुनिया में उसके बेटे के सिवा कोई नहीं था। उसका बेटा अपनी मां के पास गया और संतोष ठाकुर को देखते हुए बोला, आप चिंता मत करो मां, जिसने भी आपकी ये हालत की है, जिसने भी आपको मुझसे दूर किया है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका बेटा आदित्य ठाकुर, मैं उसे मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा। ठाकुर विला में अभी एक भी बॉडीगार्ड बचा हुआ नहीं था। अभिमन्यु की बॉडीगार्ड ने संतोष ठाकुर के सारे बॉडीगार्ड को मार दिया था, जिसकी वजह से अभी आदित्य ठाकुर को अपनी मां के मौत के बारे में जानने के लिए फिर से जानकारी निकलवानी थी। इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को काम पर लगा दिया था कि आखिर कौन है जिसने उसकी मां संतोष ठाकुर को मारा था, और उसने अविका के बारे में भी अपनी बॉडीगार्ड को जानकारी निकलवाने के लिए कही थी। दरअसल 6 महीने पहले जब वो अपनी मॉम से मिलने यहाँ इंडिया आया था, तब उसने पहली बार अविका को एक मॉल में देखा था। तब से वो अविका को पसंद करने लगा था और अविका के प्रति उसका जुनून उसकी मां संतोष ठाकुर साफ साफ देख सकती थी। बहुत मना करने के बावजूद भी जब आदित्य ठाकुर नहीं माना तो हार खाकर संतोष ठाकुर ने अविक को अपने घर की बहू मानने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अविका सिंह परिवार की बेटी है और उसकी शादी अभिमन्यु ओबरॉय से हो चुकी है, तो उसे गुस्सा भी आया ये जानकर कि फिर भी उसका बेटा इसी लड़की को चाहता है और उसकी किसी और से शादी भी हो चुकी है, तब भी उसका बेटा इस लड़की से ही शादी करना चाहता है। इसके बावजूद भी उसने अविका को अपनाने से इनकार नहीं किया। इसलिए संतोष ठाकुर को अविका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर अपने बेटे की जिद की वजह से उन्होंने अविका को किडनैप करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई तब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु ओबरॉय कोई मामूली इंसान नहीं है और फिर उसका बेटा तो उसकी बीवी को ही पसंद करता है, तो इससे उनके बेटे आदित्य ठाकुर को खतरा था। इसलिए उन्होंने आदित्य ठाकुर को विदेश में ही रहने के लिए भेज दिया था। वैसे भी आदित्य ठाकुर इंडिया में नहीं रहता था और उसने उससे वादा किया था कि वो अविका को उसके पास जरूर लेकर आएगी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने अविका को किडनैप करवाने की कोशिश की। संतोष ठाकुर को नहीं पता था कि उनका ये एक गलत तरीका उनकी जान ले लेगा। संतोष ठाकुर की मौत हो चुकी थी और ये बात सब में फैल चुकी थी। आदित्य ठाकुर अभी अपनी मॉम की तस्वीर को देख रहा था जो कि उसके रूम में लगी हुई थी। उसके पास उसका एक बॉडीगार्ड आकर बोला, बॉस हमें जानकारी मिलना थोड़ा कठिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मैडम की सभी जानकारी को बहुत अच्छे से छुपा रहा हो, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकुर ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे तुम्हारी राय नहीं सुननी है, ना ही मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास सुननी है। मुझे बस अविका की जानकारी चाहिए और मेरे मॉम को जिसने मारा है उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। बस अब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम तभी आना जब तुम्हारे पास सारी जानकारी हो जाए, वरना अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड तुरंत वहां से जी सर कहकर ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंग। आदित्य ठाकुर को नहीं पता था कि उसकी पल पल की खबर अभिमन्यु के पास पहुंच रही है, और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी नजर मेरी वाइफ पर पड़ी है और इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर देखा दूंगा। तुमने मेरी वाइफ को देखा है, वो भी गलत नजर से। तुम उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते थे, पर मैं ये सपने में भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी जान को किसी और गलत नजर से देखे। जिस नजर से तुमने मेरी वाइफ को देखा है, कसम से जब तक अभिमन्यु ओबरॉय तुम्हारी इन आंखों को नोचकर कुत्तों को ना खिला देगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सुबह कॉलेज में तनुजा अभी मानसी के साथ बैठी हुई थी। वो मानसी की तरफ देखकर बोली, यार मानसी, अविका कब वापस आ रही हैं? मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी ये बात नहीं पता है, मैंने उससे कल बात की थी तो वो बोल रही थी कि वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ी घबराई हुई सी थी, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं और बस कुछ देर बात करने के बाद कॉल काट दिया। तनुजा बोली, ओ अच्छा चल कोई बात ना। और वो दोनों अपने अपने लेक्चर अटेंड करने लगी। उनका 9:20 का पहला लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर के बाद उन्हें 15 मिनट का गैप मिल गया, जिससे वो दोनों बातें करने लगी। अचानक तनुजा के फोन पर एक वीडियो आया। तनुजा जब वीडियो देखा तब उसे गुस्सा आने लगा और वो उठकर मानसी की तरफ देखकर बोली, मानसी मैं अभी अवस्थी इंडस्ट्री जा रही हूँ, तो तुम प्लीज नोट बना लेना और मुझे सेंड कर देना। मानसी उसकी तरफ देखकर हैरान होकर बोली, तुम्हें अचानक अवस्थी इंडस्ट्री क्यों जाना है, कुछ हुआ है क्या? तनुजा गुस्से में बोली, नहीं बस कुछ हिसाब पूरा करना है और मुझे जाना जरूरी है। मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया तो तनुजा वहां से तुरंत बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर वहां से अवस्थी इंडस्ट्री के लिए निकल गई। दरअसल वो जब से कॉलेज आई थी उसे हमेशा देवांश कॉलेज छोड़ने आया करता था, जिसकी वजह से उसे कभी भी अपनी कार लाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अभी उसे ऑटो से ही अवस्थी इंडस्ट्री जाना पड़ा।
लगभग 45 मिनट के बाद वो इंडस्ट्री पहुंच गई। बॉडीगार्ड ने जब तनुजा को अवस्थी इंडस्ट्री में देखा तो उन्होंने तुरंत उसे सिर झुकाकर ग्रीट किया, क्योंकि वो उस दिन ही समझ गए थे कि तनुजा उनके बॉस की बहुत ही खास है। तनुजा वहां से तुरंत कंपनी के अंदर चली गई। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहली बार ही उसे देवांश के पीए के साथ सबने देख लिया था। तनुजा गुस्से के साथ वहां से देवांश का जिस फ्लोर पर केबिन था वहां उस फ्लोर पर आ गई और देवांश के केबिन की तरफ जाने लगी। वो देवांश के केबिन के सामने जाकर एक पल को रुकी, पर जब उसे उस वीडियो वाली लड़की की याद आई जो कि देवांश के बहुत ही करीब थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किस कर रही थी, तो उसकी हाथ गुस्से से कांपने लगे और उसने जोर से केबिन के दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया। अचानक केबिन का दौर खुल जाने की वजह से केबिन में मौजूद लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा। जब तनुजा ने देखा कि केबिन में अभी देवांश अकेला नहीं है बल्कि सोफे पर और भी बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं, तो वो एक पल को कंफ्यूज हो गई थी। अभी उसे जो वीडियो भेजी थी वो लड़की कहाँ है, उसने देखा वो लड़की अभी देवांश के जस्ट बराबर में ही खड़ी हुई थी और देवांश अभी कुछ मीटिंग की बातें कर रहा था। साथ में उसका पीए भी दूर खड़ा हुआ था और शायद वो वीडियो उसके पीए ने ही भेजी थी। देवांश ने जब अपनी नजर उठाकर केबिन के गेट पर तनुजा को देखा और उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखा तो उसने अपने सारे बिजनेस पार्टनर की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी एवरीवन, मेरी वाइफ आ गई है तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। जब बिजनेस पार्टनर ने देवांश की बात सुनी तो वो हैरान होकर तनुजा की तरफ देखने लगे। वही तनुजा भी एक पल को हैरान हो गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि देवांश उसे इन सारे लोगों के सामने अपनी वाइफ का इंट्रो करवाएगा। सारे बिजनेसमैन खड़े हो गए और वो केबिन में से बाहर निकलने लगे। साथ ही साथ वो लोग तनुजा को भी ग्रीट कर करके केबिन के बाहर जा रहे थे, जिससे तनुजा को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वो लड़की जो कि देवांश के पास खड़ी थी उसने एक जलती हुई नजर तनुजा पर डाली और वो केबिन से बाहर चली गई। तनुजा ने एक भी नजर उस लड़की को नहीं देखा, क्योंकि उसे पहले से ही गुस्सा आ रहा था। पीए भी चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। देवांश तनुजा को देखकर बोला, क्या बात है जनाब, इतने गुस्से में हो कि ये भी नहीं सोचा कि मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, एक बार कॉल तो कर देती। तनुजा गुस्से में देवांश की तरफ देखकर बोली, हाँ, ताकि आप अलर्ट हो जाते कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ और आप जो काम कर रहे थे वो काम भी नहीं हो पाता है ना। देवांश बोला, तो बताइए ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अपने कॉलेज के लेक्चर छोड़कर यहाँ गई। तनुजा देवांश की तरफ देखकर बोली, कौन थी वो लड़की जिसे तुम किस कर रहे थे। देवांश उसके पास आ गया और उसने उसे केबिन के डोर से सटे हुए बोला, कौन लड़की जिसे मैं किस कर रहा था। तनुजा ने जल्दी से अपने फोन की वीडियो को देवांश की तरफ कर दिया और उसे वो वीडियो दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये वही लड़की है जो आपको किस कर रही थी, जो अभी अभी रूम से बाहर गई थी। भले ही मैंने उस लड़की का फेस नहीं देखा था, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह के लड़की ने कपड़े पहने हैं ना, बिल्कुल सेम कपड़े अभी आपकी केबिन में मौजूद उस लड़की ने पहने हुए थे। तो प्लीज सच बताए, आपका इस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है ना। तनुजा आगे कुछ और कहने को हुई कि देवांश ने अपने होठों को तनुजा के होठों पर रख दिया और वो उसे बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। साथ ही साथ उसके हाथ अभी तक तनुजा के बालों पर चल रहे थे। वही तनुजा के जो शब्द थे वो उसके मुंह में ही अटक चुके थे। उसकी पकड़ देवांश के कोट पर कर कस चुकी थी। वो देवांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर देवांश ने उसे बहुत ही अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया था और बहुत देर तक उसे किस करता रहूंगा, जब तक तनुजा को सांस लेने में दिक्कत ना होने लगी। कुछ देर बाद वो उसे अलग होकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, तनुजा, मैंने उस लड़की को किस नहीं किया है। तनुजा सांस लेते हुए बोली, मुझे पता है आपने उस लड़की को किस किया था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप उस लड़की को किस कर रहे हो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। कहकर तनुजा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए और ये देखकर देवांश की आंखों में गुस्सा आने लगा। उसने कॉल कर अपने पीए को केबिन में बुलाया और तनुजा को ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और वो उसे शांत करवाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तो मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। तनुजा उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझे झूठे प्रूफ दोगे। मैंने बोला ना कि आप उस लड़की को किस कर रहे हो। देवांश तनुजा की तरफ झुकते हुए बोला, मैंने एक बार बोला ना कि मैंने उस लड़की को किस नहीं किया, बस मैं दोबारा ये बात दोहराना नहीं चाहता, समझ में आई। तनुजा और भी तेजी से रोने लगी और ये देखकर देवांश का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। उसे तनुजा को अपने गले से लगा लिया और वो उसे साथ करवाते हुए बोला, देखो जान, मेरी बात समझो, मैंने सच में उस लड़की को किस नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो तुम 2 मिनट रुको तो सही, फिर मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। 1 मिनट बाद केबिन का डोर खुला और उसका पीए अंदर आया। देवांश पीए की तरफ देखकर बोला, तुमने तनुजा के लिए कोई वीडियो सेंड की थी। पीए जल्दी से बोला, हाँ सर, वो मिस काव्या आपके पास आ रही थी तो मैंने आपकी और मिस काव्या की वीडियो बना ली थी और वही वीडियो मैंने मैम को सेंड कर दी।
देवांश उसकी तरफ गुस्सा करते हुए बोला, तुम तो केबिन में मौजूद थे ना, और बाकी सारे बिजनेसमैन भी मौजूद थे। मैंने क्या उस लड़की को किस किया था? पीए जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं सर, आपने मिस काव्या को किस नहीं किया था। वो तो मैंने इस तरह से वीडियो बनाई थी कि सबको लगे कि आप मिस काव्या को किस कर रहे हो। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी इस गलती से मैं तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काट कर रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। पीए जल्दी से वहाँ से चला गया। वही तनुजा हैरान होकर देवांश को देख रही थी। देवांश उसके बालों को सही करते हुए बोला, अपने आप को ठीक करो, वो वीडियो झूठी थी, समझ में आया? और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको, कहकर उसने तनुजा को उठाया और अपनी सीईओ वाली चेयर पर बैठा दिया और फिर अपने कंप्यूटर पर कुछ करने लगा। तनुजा जल्दी से उसके चेयर से उठते हुए बोली, मुझे आपकी चेयर पर नहीं बैठना। देवांश उसको चेयर पर वापस बैठाते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो तो इस चेयर पर भी तुम्हारा अधिकार है, समझ में आया? तो चुपचाप बैठी रहो। तनुजा जल्दी से बोली, लेकिन मैं अभी आपकी वाइफ नहीं हूँ। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, फिर से बोलो, हम हस्बैंड वाइफ है या नहीं? तनुजा जल्दी से बोली, नहीं है। देवांश फिर से बोला, फिर से बोलो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं? तनुजा फिर से बोली, अच्छा ठीक है, बताना फिर हमारी शादी कब हुई और मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? देवांश बोला, मतलब एक शादी से हम लोग हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और फिर तुम मुझ पर भरोसा भी करोगी? तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया तो देवांश अपने फोन में कुछ करते हुए बोला, ओके वेट, कहकर उसने अपने फोन से किसी को मैसेज टाइप कर भेज दिया और अपने कंप्यूटर से निकालकर लाइव वीडियो को तनुजा की तरफ कर दिया। तनुजा ने जब उस वीडियो को देखा तब उसे पता चला कि देवांश की आंख में कुछ गिर गया था, जिसकी वजह से मिस काव्या देवांश की आंख में फूंक मारकर उसकी आंख को ठीक कर रही थी और इसी समय पीए ने उस वीडियो को बनाकर तनुजा को भेज दिया था और इस वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की काव्या और देवांश एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तनुजा ने जब इस वीडियो को देखा तब उसे पूरी तरीके से चैन आया कि हाँ, देवांश उसे चीट नहीं कर रहा है। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं आपके सिवा किसी और किस करना तो दूर देखना भी नहीं चाहता हूँ। तनुजा उतरे हुए मुंह से बोली, हाँ तो आप मुझे आप करके क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा जैसे मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। देवांश उसकी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी क्वीन हो, तो तुम्हें तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तनुजा उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझे बार बार वाइफ क्यों कह रहे हो? अभी तो मेरी शादी भी आपसे नहीं हुई है। देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, ओ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें वाइफ कह रहा हूँ? तनुजा जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं भी सच में आपकी वाइफ थोड़ी ना हुई हूँ। देखना, जिस दिन मैं आपकी वाइफ हो जाऊंगी ना, उस दिन मैं आपके पास किसी भी लड़की को भटकने नहीं दूंगी, और ये तनुजा मुखर्जी का वादा है, खुद से कहकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही तनुजा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर देवांश खुद से ही बोला, हाय, इसी मुस्कुराहट का तो मैं दीवाना हूँ, और चाहता कौन है कि तुम्हारे सिवा किसी और को देखूं? चलो आज तो मैं इसका भी प्रूफ दे ही देता हूँ तुम्हें कि देवांश सिर्फ तुम्हारा ही है और किसी का नहीं। उसने तनुजा को उठाकर अपनी गोद में वापस बिठा लिया, जिससे तनुजा जल्दी से बोली, अरे आप ये क्या कर रहे हो? कोई अगर आपके केबिन में आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देवांश बोला, डोंट ही वरी, मेरे बिना इजाजत के मेरे केबिन में कोई नहीं आएगा, और आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, किसी अनजान लड़की के साथ नहीं। और तो ये बात पूरी कंपनी में फैल गई है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो जब तक तुम मेरे केबिन में रहोगी तब तक कोई भी केबिन में नहीं आएगा, इसलिए आराम से बैठो। तनुजा उसकी तरफ देखकर घबराते हुए बोली, तो ये बात तो मेरे घर पर भी पहुंच गई होगी क्या? देवांश उसके बालों को एक तरफ करते हुए बोला, डोंट वरी, ये बात कंपनी से बाहर नहीं जाएगी। कंपनी का रूल्स है कि वो कंपनी की बात कंपनी तक ही रहने देते हैं। अगर उन्होंने कंपनी की बात बाहर बताई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा और उन पर कंपनी की तरफ से फाइन लगेगा, इसलिए कोई भी कंपनी की बात को बाहर लीक नहीं करता है, तो तुम उसकी टेंशन मत करो। कुछ देर बाद पीए और देवांश का मैनेजर कुछ कागज को लेकर देवांश के केबिन के बाहर खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे को देखकर एक सांस लेकर देवांश के केबिन को नोक करने लगे। देवांश ने कम इन कहकर उन्हें अंदर बुलाया तो मैनेजर और पीए दोनों केबिन के अंदर चले गए। वहीं मैनेजर और पीए को देखकर तनुजा जल्दी से देवांश के गोद से उतरने को हुई, पर देवांश ने उसकी कमर को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। पीए जल्दी से बोला, सर ये रहे वो पेपर जो आपने मंगवाए हैं, कहकर उसने अपनी नजर को झुका लिया। मैनेजर बोला, सर आप जल्दी से साइन कर दीजिए, कुछ देर बाद हम इन्हें कोर्ट में जमा कर देंगे। देवांश ने हाँ में सिर हिला दिया तो वो मैनेजर और पीए दोनों वहां से चले गए, क्योंकि देवांश ने उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया था। देवांश उन सारे डॉक्यूमेंट को पढ़कर साइन करने लगा। वही तनुजा कंफ्यूज होते हुए बोली, ये किस चीज के डॉक्यूमेंट है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से मैनेजर बोल रहा था कि इन्हें फिर से जल्दी जमा करना है, तो आप अपना काम कर लीजिए, मैं सोफे पर बैठ जा रही हूँ, कहकर वो फिर से उठने लगी।
देवांश ने उसे पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, तुम्हें मेरी गोद से उठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए है ना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये हम दोनों की कोर्ट मैरिज के पेपर हैं, तो जितनी जरूरी ये मेरे लिए है उतने जरूरी तुम्हारे लिए भी। अब आगे। तनुजा हैरान होकर बोली, क्या कोर्ट मैरिज के पेपर? हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अचानक, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं मुझे? देवांश तनुजा के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, देखो मुझे वैसे भी तुमसे शादी करनी है, फिर चाहे वो अब हो या फिर बाद में हो, क्या ही फर्क पड़ता है। और तुम खुद ही सोचो, अभी तुम सिर्फ 18 ईयर्स की हुई हो, ठीक है, और मैं चाहता हूँ मैं जब शादी करूँ पूरी रीति रिवाज से, तब तक तुम पूरी तरह से समझदार बन जाओ, तब मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी धूमधाम से। तनुजा अपनी आईब्रो उठाकर बोली, क्या मतलब है आपका कि मैं पूरी तरीके से समझदार बन जाऊं? अभी मैं समझदार नहीं हूं, और अगर ठीक है आपकी नजरों में मैं समझदार नहीं हूं तो ठीक है, मैं शादी नहीं करती हूं, मैं कोर्ट मैरिज भी नहीं करूंगी। अब हम तभी शादी करेंगे जब मैं पूरी तरीके से समझदार हो जाऊंगी, ठीक है? तनुजा देवांश को ताना दे रही थी और देवांश उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो तुम मुझे ताना दे रही हो? अच्छा ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जान समझने की कोशिश तो करो, तुम अभी सिर्फ 18 ईयर्स की हो, हम कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं, बट ये बात ना तुम अपने घर में बताओगे और ना ही मैं अपने घर में बताऊंगा, और अगर मेरे घर में पता भी चल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम तब तक नहीं बताओगी जब तक मेरे घर से तेरे मॉम डैड मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर नहीं आ जाते हैं, ठीक है? और जब तुम्हारा MBBS का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम एंगेजमेंट कर लेंगे, और एंगेजमेंट के कुछ महीनों बाद शादी कर लेंगे, तब तक तुम डॉक्टर बन जाओगी। कहकर उसने तनुजा के माथे पर किस किया तो तनुजा उसकी बात समझते हुए बोली, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे कोर्ट मैरिज करने में, लेकिन मुझे शादी करनी है, वो भी बहुत धूमधाम से, और मुझे बहुत ही सुंदर सा अपनी शादी में लहंगा खरीदना है, समझ में आया? तभी मैं कोर्ट मैरिज की पेपर पर अपने साइन करूंगी, बोलो मंजूर है ना? उसकी बात सुनकर देवांश बोला, ओके, तुम जिस भी लहंगे पर हाथ रखोगी मैं वही लहंगा तुम्हें खरीद कर दूंगा, प्रॉमिस। तनुजा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से सारे पेपर पर साइन कर दिए। उसकी बच्चों वाली हरकतें देखकर देवांश के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट आ गई। आज से ये लड़की उसकी वाइफ बनने वाली थी, इनफैक्ट बन चुकी थी, क्योंकि तनुजा ने सारे डॉक्यूमेंट पेपर से कर दिया थे। देवांश ने अपने मैनेजर को कॉल किया तो मैनेजर उस सारे पेपर लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देवांश ने तनुजा को अपने गोद में उठाया और वो उसे रूम में ले जाने लगा, जो कि केबिन में ही मौजूद था, और ये देखकर तनुजा घबराते हुए बोली, अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? देवांश उसकी तरफ देखकर बोला, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और अभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं है, तुम अभी मुझे झेल नहीं पाओगी, समझ में आया? उसकी बात सुनकर तनुजा को एक राहत की सांस आई और वो गौर से देवांश को देखने लगी। देवांश उसे लेकर रूम में आ गया और उसके साथ बेड पर लेट गया। देवांश उसकी तरफ देखकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद डिनर टाइम हो जाएगा, फिर तुम डिनर कर लेना और फिर घर चली जाना, वरना मामा टेंशन करेंगे तुम्हारी, ठीक है? तनुजा ने हाँ में सिर हिला दिया और वो देवांश की बाहों में छुप गई, और ये देखकर देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आज तनुजा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बन चुकी थी, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। देवांश ने अपना फोन उठाया और एक मैसेज अपने ग्रुप पर सेंड कर दिया। दरअसल इस ग्रुप को देवांश ने ही बनाया था और इस ग्रुप में देवांश, तनुजा, अविका, अभिमन्यु, मानसी, तेज, ये लोग शामिल थे, जिसकी वजह से जैसे ही देवांश ने मैसेज सेंड किया, मानसी, जो कि अभी कॉलेज में थी और लास्ट लेक्चर अटेंड कर कॉलेज के बाहर ही आ रही थी, उसे जब अपने फोन पर देखा तो वो हैरान हो गई और उसने तुरंत तनुजा के लिए कॉल किया। तनुजा जो देवांश के बाहों में सो चुकी थी, उसके फोन पर जब किसी का कॉल आते हुए देखा तो देवांश ने फोन उठाकर देखा तो उस पर मानसी का कॉल था। देवांश ने कॉल उठाया तो मानसी बोली, तनुजा कहाँ हो तुम? उसकी बात सुनकर देवांश बोला, सॉरी भाभी, मैं देवंश बोल रहा हूँ, तनुजा सो चुकी हैं। मानसी बोली, ओ तो आप हैं मिस्टर देवर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, ये गलत बात है ना? देवांश मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वेरी भाभी, अभी तो सिर्फ सिंपल कोर्ट मैरिज की है, जब शादी करेंगे तब धमाल मचा देंगे। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे लग रहा है तनुजा तुम्हारे पास है ना? देवांश तनुजा की तरफ देखकर फोन पर मानसी से बोला, हाँ भाभी, वो एक्चुअली अभी सो गई हैं। मानसी देवांश की टांग खींचते हुए बोली, क्या बात है जनाब, आपने अभी से तनुजा को इतना ज्यादा थका दिया कि वो सो गई? देवांश कुछ कहने को हुआ तो मानसी बोली, अच्छा ठीक है, आप अकेले में अपनी वाइफ के साथ समय बताइए, हम बाद में बात करेंगे आपसे। देवांश ने जी भाभी बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब मानसी कॉलेज के बाहर आई तो उसने देखा सामने ड्राइवर पहले से ही उसका वेट कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप कार के पीछे जाकर बैठ गई और ड्राइवर वहां से कार को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बंगले पर लेकर आ गया। मानसी कार से बाहर आए और बंगले के अंदर चली गई।
उसने एक मेट से पूछा तो पता चला कि तेज अभी बंगले में ही मौजूद हैं, बट अभी वो मीटिंग कर रहा है। इसलिए मानसी चुपचाप अपने बेडरूम में आ गई और अपने कपड़े चेंज कर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। प्राइम मिनिस्टर बंगला काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था। इसमें लेडीज के लिए अंदर पूरा महल तैयार किया गया था ताकि अंदर कोई मेल ना जा सके। इसलिए मानसी हमेशा प्राइम मिनिस्टर बंगले पर कंफर्टेबल होकर रहती थी, क्योंकि किसी भी मेल सर्वेंट को अंदर जाना अलाउड नहीं था सिवाय तेज और उसके पीए और कुछ खास बॉडीगार्ड के अलावा। मानसी ने मेड से कहकर अपने लिए चाय ऑर्डर करवाए और वो अपना फोन चलाने लगी। मेड वहां से चाय लेने चली गई और कुछ देर बाद उसकी चाय कॉफी टेबल पर रखकर सिर झुकाकर वहां से चली गई। मानसी अपनी चाय पीने लगी। मानसी को चाय बहुत पसंद थी। वो अभी चाय पी रही थी, साथ ही साथ अपना फोन भी चला रही थी, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पास में तेज आकर बैठ गया है। जब उसने अपनी चाय को फिक्स कर लिया और वो कप को कॉफी टेबल पर रखने के लिए हुई, तब उसकी निगाह अपने पास में बैठे हुए तेज पर गई, जो कि उसे ही देख रहा था। और ये देखकर मानसी एक पल के लिए सहम सी गई। मानसी तेज की तरफ देखकर बोली, आप यहाँ कब आए, बताया क्यों नहीं आपने? तेज उसे देखते हुए बोला, जब तुम अपने फोन में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही थी तब। मानसी हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मैं कोई काम नहीं कर रही थी, वो मैं गेम खेल रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। नायरा भी यहाँ नहीं है और अभी जस्ट मैं कॉलेज से आई हूँ, इसलिए थक गई थी। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, जब तुम कॉलेज से आई हो तो थक गई थी तो खाना खाकर आराम करने चली जाती, चाय पीने की क्या जरूरत थी? मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, इसलिए मैंने चाय मंगवा ली। तेज ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला, पता है ना, चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती है, तो जब भी तुम्हें चाय पीनी है तो खाना खाने के बाद ही पी सकती हूँ। मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, मतलब मुझे सुबह सबसे पहले उठकर खाना खाना होगा, फिर मैं चाय पीऊंगी? तेज के कदम तुरंत रुक गए, क्योंकि उसे पता था कि मानसी उसे ताना दे रही है। तेज मानसी को देखने लगा, पर ये देखकर मानसी ने तुरंत अपना चेहरा तेज की चेस्ट में छुपा लिया। तेज के चेहरे पर ये देखा एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे मानसी के बच्चों वाली हरकतें बहुत पसंद थी, जो कि मानसी बहुत ही कम दिखाती थी। हालांकि जब भी नायरा मानसी के पास होती थी तो मानसी बिल्कुल बच्चों की तरह उसके साथ खेलती थी, जिसकी वजह से तेज को बहुत अच्छे से पता था कि मानसी के अंदर अभी बहुत बचपना भरा हुआ है और ये वाली मानसी उसे पसंद भी बहुत थी। अब आगे उसने मानसी को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और मेड की तरफ इशारा किया, तो मेड ने जल्दी से उन दोनों के लिए लंच सर्व कर दिया और वो दोनों चुपचाप अपना अपना लंच करने लगी। पर कुछ याद आते ही मानसी तेज की तरफ देखकर बोली, सर आपको पता है देवांश और तनुजा ने शादी कर ली? तेज खाना खाते हुए बोला, मैंने मैसेज में देखा था। मानसी खुश होते हुए बोली, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी अविका और तनुजा की तीनों की शादी हो गई। तेज ने एक नज़र मानसी को देखा और फिर अपना लंच करते हुए बोला, चुपचाप खाना खाओ। तेज की बात सुनकर मानसी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अविका को मुंबई आए हुए 4 दिन हो चुके थे और अब उसे मुंबई में अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो उसे बाहर भी नहीं घूमना था, क्योंकि एक बार ही वो बाहर जाकर थक चुकी थी। हालांकि अभिमन्यु ने बोला था कि अब वो उसके साथ ही रहेगा, लेकिन फिर भी अविका ने बाहर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उस दिन बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला था। अभिमन्यु के ऑफिस जाने के बाद अविका कुछ देर तक गार्डन में घूमती रही और फिर अपने रूम में आकर वापस से सो गई। उसने पूरे दिन से अपना फोन नहीं चेक किया था, इसलिए उसे पता नहीं चला था कि उसके सो जाने के बाद मैसेजेस की उसके फोन में बाढ़ आ चुकी हैं। जब उसकी आंख खुली तो 1:30 बज चुके थे। वो उठी और वहां से बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने अपना फोन उठाया और जब उसने अपना फोन ऑन किया तो इतने सारे मैसेज देखकर वो हैरान हो गई। उसने जब व्हाट्सएप पर जाकर ग्रुप पर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने तुरंत देवांश और तनुजा के लिए एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड कर दिया। वो वहां से नीचे आ गई और डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगी कि अचानक अभिमन्यु का कॉल आया। उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो। अभिमन्यु फोन पर बोला, तुमने लंच कर लिया? अविका डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली, हाँ बस मैं लंच करने ही जा रही हूँ, अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। अभिमन्यु बोला, ओके, बाहर ड्राइवर खड़ा है, कार में बैठो और मेरे पास आ जाओ, हम आज लंच बाहर करेंगे। अविका, जिसके कदम अभी डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे थे, वो तुरंत बाहर की तरफ आ गई, जहां पहले से ही ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। इसलिए वो चुपचाप कार में बैठ गई और ड्राइवर कार को वहां से ओबरॉय इंडस्ट्री में लेकर आ गया। अविका जब कार से उतरी तो उसने देखा अभिमन्यु पहले से ही कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा था। अविका वहां से डायरेक्ट अभिमन्यु के पास आ गई। अभिमन्यु उसे लेकर कार में बैठ गया और अशोक कार को वहां से मुंबई के सबसे अच्छे होटल में लेकर आ गया, होटल नयनतारा। अविका अभिमन्यु के साथ होटल नयनतारा के अंदर चली गई। वो पहली बार इस होटल में आई हुई थी। इनफैक्ट
वो तो मुंबई ही पहली बार आई थी, उसने देखा पूरा होटल बहुत ही ज्यादा लग्जरियस स्टाइलिश था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। जब अभिमन्यु और अविका दोनों होटल के अंदर आए तो सामने होटल नयनतारा का मैनेजर और कुछ स्टाफ अभिमन्यु और अविका के लिए वहां खड़े हुए थे। उन सब ने अभिमन्यु और अविका दोनों को ग्रीट किया तो अभिमन्यु सिर हिलाते हुए अविका के साथ वहां से एक रूम में आ गया, जो कि उसने पहले से ही बुक कर लिया था। उसने अविका के पसंद का डिनर ऑर्डर कर दिया और साथ ही साथ अपनी पसंद का भी। कुछ देर बाद डिनर आ गया और दोनों लंच करने लगे। लंच करने के बाद अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला, तुम्हें इस होटल पूरा देखना है? अविका जल्दी से हाँ में जवाब दे दिया तो अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए बोला, ओके चलो, यहाँ बहुत सी जगह है घूमने के लिए। अभिमन्यु और अविका होटल में घूमने लगे। अभिमन्यु ने पहले ही सारे स्टाफ को बोल दिया था कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए होटल की किसी भी स्टाफ ने अभिमन्यु अविका को डिस्टर्ब नहीं किया। अविका को उस होटल में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो बहुत ध्यान से सारी चीजों को देख रही थी। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अब हमें घर चलना चाहिए। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला, अभी नहीं, अभी एक और जगह है जो कि इस होटल की सबसे खूबसूरत जगह है। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, अब कौन सी जगह है? हमने लगभग सारा ही होटल देख लिया है। अभिमन्यु उसकी नाक पर हल्के से टाइप करते हुए बोला, जी नहीं, अभी तुमने पूरा होटल देखा भी नहीं है, और अगर तुम पूरा होटल देखोगी तो यहाँ रात हो जाएगी। फिलहाल तो जो सबसे ज्यादा फेमस है इस होटल की जगह, वहाँ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कहकर वो उसको होटल की दूसरी तरफ ले जाने लगा। होटल नयनतारा बहुत ही ज्यादा बड़ा होटल था। अभिमन्यु अविका को होटल के पीछे लेकर आ गया, जहां बहुत से पेड़ पौधे थे और बहुत ही सुंदर बगीचा था। हालांकि अभी धूप थी, पर वहां इतने ज्यादा पेड़ थे कि धूप भी वहां कम आ रही थी। वो उसे और भी अंदर जाने लगा और कुछ देर बाद अभिमन्यु अविका को लेकर एक जगह पहुंचा। अविका ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने एक बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा था। उस झरना को देखकर अभिमन्यु की तरफ हैरान होते हुए बोली, क्या क्या ये रियल का है? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया तो अविका उस झरने के पास जाने लगी। अविका को उस झरने की तरफ जाते हुए देखकर अभिमन्यु ने तुरंत उसकी कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया, और ये देखकर अविका हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके एक गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब कुछ रियलिटी का है तो ध्यान से हाँ कहकर उसने अविका का हाथ पकड़ लिया और वो उसे झरने के पास लेकर आ गया। अविका ने जब झरने छुआ तो उसे पता चल गया कि हाँ, ये सब कुछ रियलिटी का है। उसने आसपास देखा तो आसपास का नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। बड़े बड़े पेड़ पर लगे हुए थे और उन पर अजीब अजीब तरीके के रंग बिरंगे फूल और झरन, जो कि वहाँ की सबसे खूबसूरत जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। झरने का पानी पास के तालाब में जा रहा था, जिसमें मछलियाँ साफ साफ दिख रही थी, जो कि वहाँ की रौनक को बढ़ा रही थी। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अब क्या देख रहा है? ये कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक होटल के अंदर ये सब भी हो सकता है। कहकर वो मुस्कुराते हुए झरने की तरफ अपना हाथ करके अपने हाथ को भिगोने लगी। अभिमन्यु अविका का हाथ पकड़कर बोला, अच्छा ठीक है, तो हम झरने के उस पार चलें। अविका चौंकते हुए बोली, क्या झरने के उस पार? अभिमन्यु बोला, हाँ, झरने के अंदर एक गुफा है, बोलो चलोगी? अविका डरते हुए बोली, लेकिन हम इस झरने को कैसे पार करेंगे? अभिमन्यु बोला, डोंट वरी, अपनी आंखें बंद करो। अभिमन्यु के कहने से अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अभिमन्यु ने अविका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे झरने के दूसरी तरफ लेकर पार हो गया। अविका, जो कि आंखें बंद करके अभिमन्यु की गोद में थी, अचानक उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिरा और फिर सब कुछ सही हो गया। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो वो गुफा में आ चुकी थी। अभिमन्यु ने अविका को गोद से नीचे उतार दिया। अविका जैसे ही अभिमन्यु की गोद से नीचे उतरी, वो पूरी गुफा को घूम घूम कर देखने लगी। वही अभिमन्यु ने पूरी गुफा में ध्यान से देखा और फिर उसने पास में रखे फ्लावर वास को थोड़ा सा घुमा दिया, जिससे पूरी गुफा में लाइट जल गई। गुफा देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुफा कम से कम नहीं 2 रूम के बराबर थी। वहाँ एक बेड पड़ा हुआ था, उसके पास में सोफे रखे हुए थे और उस बेड को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। वो बेड आम बेड की तरह नहीं था, वो बेड ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा पेड़ों से और पत्तों से बनाया गया हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अविका वहां रखी हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी। गुफा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविका अभिमन्यु के पास आ गई। वही अविका ये भूल चुकी थी कि पानी में भीग जाने की वजह से उसके कपड़े उसे शरीर से चिपक चुके हैं। उसने फ्रेश होते समय एक सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहन रखा था और वही पहनकर वो अभिमन्यु के पास आ गई। उसने चेंज नहीं किए थे, पर फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन पानी में भीग जाने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके थे।
वही अभिमन्यु अभी अविका को देख रहा था। जब इस बात को अविका ने नोटिस किया तो उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अभिमन्यु अविका के पास आ गया और उसने अविका को अपनी तरफ खींच लिया। वो अविका की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में देखते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा तो अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ये देखकर अभिमन्यु ने अपने होठों को अविका के होठों पर रख दिए और वो उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। अविका के हाथ अभिमन्यु के कोट पर कस चुके थे। अभिमन्यु अविका के होठों पर पानी की बूंदों को चूस रहा था। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से किस कर रहा था जिसे अविका आराम से महसूस कर सकती थी। अब आगे अभिमन्यु अविका दोनों होटल के बाहर आ गए। अभिमन्यु ने अविका की तरफ कार का दरवाजा खोल दिया तो अविका कार के अंदर जाकर बैठ गई। कुछ दिन पहले हुए गुफा के एक्सीडेंट की वजह से अविका अभिमन्यु से नजरें भी नहीं मिला रही थी। अभिमन्यु भी कार के अंदर जाकर बैठ गया। उसकी कार जाने के 2 मिनट बाद अंदर से आदित्य बाहर आया, पर तब तक अविका की कार जा चुकी थी। उसने अभिमन्यु को नहीं देखा था, उसने बस अविका की एक झलक को देखा था और तब तक तो अविका कार में बैठ चुकी थी। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया और अविका के बारे में पता लगाने को कहा, क्योंकि इतने दिनों से उसे अभी तक अविका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। दिल्ली हॉस्पिटल में पीहू अभी वैभव के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। उसकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, पर फिर भी वैभव को उसका फुल बॉडी चेकअप करवाना था। पीहू अभी वैभव को देख रही थी। इन कुछ दिनों में उसकी वैभव से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो वैभव के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बातें कहती थी। उसका जो मन में आए वैसे वैभव से बातें करती थी। वही वैभव को ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, अब पीहू उससे खुलकर बातें करती हैं। छोटी सी पीहू अपनी नादानी में वैभव का दिल जीता जा रही थी। जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियों ने वैभव को प्रपोज किया था, पर वो उसका दिल नहीं जीत सकी। उस वैभव का दिल एक 17 साल की पीहू ने जीत लिया था और ये बात फिलहाल तो पीहू को भी नहीं पता थी। 1 घंटे बाद पीहू की सारी रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर पीहू की तरफ देखकर बोली, क्या बात है पीहू, आप तो बहुत जल्दी रिकवर कर गई। बहुत अच्छा, अब आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हैं। पीहू डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, है ना डॉक्टर, मुझे भी लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बाहर जो मेरे साथ आए हुए हैं ना, उन्हें हमेशा लगता है कि मैं ठीक ही नहीं हूँ। जब देखूँ तो मुझे हेल्दी फ्रूट खिलाते रहते हैं और फिर ज्यादा बाहर भी नहीं जाने देते हैं। वो डॉक्टर पीहू की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मिस्टर वैभव आपकी केयर करते हैं ना, इसलिए वो आपका ख्याल रखते हैं। पीहू उस लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, हाँ ख्याल तो वो मेरा बहुत रखते हैं। आपको पता है मैं हमेशा उनसे कोई भी बात आराम से शेयर कर लेती हूँ, पर ये मुझे भी नहीं पता कि मैं उनके सामने कंफर्टेबल क्यों रहती हूँ। मैं किसी और के सामने भले ही झिझक जाऊँ कुछ बात कहने के लिए, पर वो जब मेरे साथ होते हैं ना, तब मैं बेझिझक बिना कोई हिचकिचाहट के उनसे अपनी सारी बातें बोल जाती हूँ। इसलिए तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो डॉक्टर मन में मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और ये बात अभी तक तुम्हें पता भी नहीं है। जिस दिन पता होगी ना, उस दिन तुम दुनिया की सबसे लकी गर्ल कहलाओगी, क्योंकि तुमने कोई मामूली लड़के का दिल नहीं जीता है। वो वैभव ओबरॉय है, देखना वो तुम पर अपनी जान निछावर करेगा। डॉक्टर पीहू की तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है, अब आप जाए बाहर, मिस्टर वैभव आपका वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट बाद में हम आपको भिजवा देंगे। पीहू तुरंत बेड से उतर गई और बोर्ड से बाहर आ गई, जहां पर वैभव उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वैभव ने पीहू को देखा, पीहू जल्दी से भागकर वैभव के पास आ गई और वैभव का हाथ पकड़कर बोली, देखा ना, मैंने बोला था ना आपसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी अंदर डॉक्टर आंटी ने बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन नहीं, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, कहकर पीहू ने मुंह बना लिया। पीहू के पीछे वो डॉक्टर भी बाहर आ गई तो वैभव पीहू की तरफ देखकर बोला, पीहू तुम हॉस्पिटल के बाहर मेरा वेट करो, मैं अभी कुछ देर बाद आ रहा हूँ। पीहू ने हाँ में सिर हिला दिया और वो वैभव के बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से हॉस्पिटल के बाहर आ गई। वहीं वैभव डॉक्टर के केबिन में कुछ बात करने चला गया। सब बात क्लियर करने के बाद वैभव बाहर आकर कार में बैठ गया, जहां पहले ही पीहू उसका फोन चला रही थी। पीहू के पास फोन भले ही था, पर पीहू का फोन वैभव के फोन से कनेक्टेड था, इसलिए पीहू के फोन में ऐसे कोई सा भी ऐप नहीं चलता था जिससे पीहू को तकलीफ हो, क्योंकि वो अभी सिर्फ 12th क्लास में थी और वो अभी 12th के एग्जाम की तैयारियां कर रही थी, जिसकी वजह से वैभव ने उसके पूरे फोन में कोई भी ऐसी चीज को नहीं रखा था जिसे पीहू की पढ़ाई से ध्यान हट जाए। इसलिए पीहू अभी वैभव के फोन से इंस्टाग्राम चला रही थी। वैभव जब कार में आया तो उसने पीहू को फोन चलाते हुए देखा और ये देखकर वो पीहू के सिर पर हाथ रखकर बोला, पीहू तुम्हारे अभी कॉलेज के एग्जाम है और तुम फोन चला रही हो। पीहू अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर वैभव की तरफ देखकर बोली, बस थोड़ा सा फोन चलाना है मुझे, एक तो मेरी फोन में ये इंस्टाग्राम और फेसबुक कुछ भी नहीं है और फिर मुझे आपके फोन से ये सब चलाना पड़ा है, और अगर मैं आपके फोन से ये सब नहीं चलाऊंगी तो क्या पड़ोसी के फोन से चलाऊंगी।
पीहू की बातें सुनकर वैभव ने पीहू को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और वो की कमर पर हाथ रख कर बोला, अच्छा, और तुम्हें पता भी है तुम्हारे एग्जाम आने में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। पीहू मुस्कुराते हुए उसकी तरफ सिर करके बोली, हाँ, बट मैंने अपने सारे एग्जाम की सारी तैयारियां कर ली है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ठीक है, आप मुझसे कोई से भी एक सब्जेक्ट का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे दूंगी। कहकर वो वैभव की गोद में कंफर्टेबल होकर बैठ गई और उसने अपना सिर वैभव की चेस्ट पर रख दिया और वो आराम से फोन चलाने लगी। उसको इस तरह से अपनी गोद में आराम से बैठे हुए देखकर वैभव के शरीर में थोड़ी हलचल होने लगी थी। उसकी पकड़ पीहू के कमर पर फंस गई थी और ये बात पीहू ने भी नोट कर सकती थी। उसने पीछे मुड़कर वैभव की तरफ देखा तो वैभव चेहरे पर इतनी शिकंज देखकर पीहू परेशान होते हुए बोली, क्या बात हो गई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वैभव ने नामे सिर हिला दिया और वापस पीहू को अपने पास खींच लिया और अपना सिर पीहू की गर्दन में छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये देखकर पीहू बिल्कुल जम सी गई। उसने 1 इंच भी हिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके शरीर में अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिसका मतलब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ी सी हिलने लगी तो ये देखकर वैभव वैसे ही बोला, चुपचाप ऐसी ही बैठी रहो। कहकर वो फिर से पीहू की गर्दन में छुपकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा और ये देखकर पीहू के रोंगटे खड़े हो रहे थे क्योंकि वैभव के होंठ उसकी गर्दन को छू रहे थे। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था और सब उसके लिए नया था। वो कुछ भी इसके बारे में नहीं जानती थी और इसलिए वैभव ने जैसा कहा वो बिल्कुल वैसी ही बैठ रही। उसने 1 इंच हिलने की कोशिश नहीं की और ये देखकर वैभव चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद झा मिशन आ गया तो वैभव पीहू के बालों को सही करते हुए बोला, तुमने बोला था ना कि तुम्हें सारे सिलेबस को अच्छे से याद कर रखा है, तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हारा टेस्ट लेने तुम्हारे घर आऊंगा। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। कहकर उसने उसका फोन उसे वापस कर दिया और अपना फोन लेकर वहां से झा मिशन अंदर चली गई और वैभव भी अपनी कंपनी चला गया। राठौर इंडस्ट्री में आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। आदित्य राठौर इंडस्ट्री का सीईओ था और अभी वो अपना काम कर रहा था। अचानक उसकी केबिन का दरवाजा खुला। उसने जब अपने सामने देखा तो सामने यही कोई 38 से 39 साल की एक लेडी लॉन्ग कुर्ती और ट्राउजर में खड़ी हुई थी, जो कि दिखने में बहुत ही फिट लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसने अपनी एज को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हो। देखने से ये पता चल रहा था कि उसकी उम्र भले ही इतने साल की हो चुकी है पर फिर भी उसने शादी नहीं की थी। उस लेडी को देखकर आदित्य, जो कि सीईओ की चेयर पर बैठा हुआ था, वो तुरंत खड़ा हो गया और सिर झुकाते हुए बोला, आप यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। वो लेडी केबिन के अंदर आते हुए बोली, नहीं, मैं खुद तुमसे मिलने आ गई क्योंकि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। उस लेडी की इतनी तेज तर्रार बात सुनकर भी आदित्य को उससे डर नहीं लग रहा था और वो उसके साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। वो लेडी आदित्य की तरफ देखकर बोली, पता चला कि दीदी को किसने मारा? आदित्य उस लेडी की तरफ देखकर नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मासी, मुझे अभी पता नहीं चला है कि मॉम को मारने वाला कौन है। मैं इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ पर मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया है ताकि हमें पता ना चल सके, और मुझे अविका के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। वो लेडी गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें पता भी है इस नाम की बला से ही आज दीदी हम दोनों के बीच नहीं रही है और इस लड़की की ही वजह से उस अनजान इंसान ने दीदी को मार डाला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब अभिमन्यु ओबरॉय ने किया है। आदित्य की निगाहें कठोर हो गईं। वो अपनी मासी की तरफ देखकर बोला, नहीं मासी, मेरे पास अभी पूरा प्रूफ नहीं है कि ये सब अभिमन्यु ओबरॉय ने किया है, और यकीन मानिए मासी, अगर ये सब अभिमन्यु ओबरॉय ने किया होगा तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। वो लेडी आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जो कुछ करना सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे सामने वाला भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो अभिमन्यु ओबरॉय है और उस लड़की। आदित्य अपनी मासी की तरफ देखकर बोला, प्लीज उसका नाम अविका है। वो लेडी बोली, मुझे लगता है कि अभिमन्यु ने ये सब अविका के लिए किया है। अगर यही वजह हुई तो मैं उसकी जान ले लूंगी। आदित्य उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन आप ये सब नहीं कर सकती हैं। वो लेडी उठकर के बाहर जाते हुए कठोर आवाज में बोली, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं राठौर इंडस्ट्री की चेयरमैन हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी मासी भी, और मुझे जो करना होता है वो मैं करके ही रहती हूँ क्योंकि मैं अनुष्का राठौर हूँ। कहकर अनुष्का राठौर वहां से चली गई। शाम के समय झा मिशन में पीहू झा मिशन के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो बाहर वैभव का इंतजार कर रही थी। वैभव ने कॉल कर कह दिया था कि वो कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला है। अचानक पीहू की नजर सामने पड़ी, जहां अभी एक शख्स अपनी ब्लैक कलर की बाइक से हेलमेट पहने हुए झा मिशन की तरफ आ रहा था। पीहू को लगा कि वो कोई इंसान होगा, लेकिन वही वो बाइक झा मिशन के गेट के सामने आकर रुक गई।
जब पीहू की नज़र सामने गई तो वो एक पल को सामने देखती ही रह गई। ब्लैक कलर की बाइक पर वैभव ब्लैक शर्ट पैंट पहनकर बहुत ही स्मार्ट होकर आया था। उसने अपना हेलमेट निकालकर अपनी एक हाथ से कमर का सहारा लेकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने बालों को ठीक करने लगा। पीहू की तो नज़र तो वैभव से हट ही नहीं रही थी। सच में अभी वैभव बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। पीहू जल्दी से खुश होकर वैभव के पास भाग कर आ गई। जब वैभव ने पीहू को देखा तो वो पीहू की तरफ देखकर बोला, तुम मेरा यहाँ वेट कर रही थी। पीहू ने जब वैभव को देखा तो एक पल को वो ये भूल ही गई थी कि वो वैभव क्या रिप्लाई दे, लेकिन दोबारा से जब वैभव की आवाज उसके कानों पर पहुंची जो कि बोल रहा था, क्या हुआ, तब पीहू जल्दी से बोली, अरे कुछ नहीं, आपने बोला था कि आप कुछ देर बाद घर आ रहे हो तो मैं बाहर ही आपका वेट कर रही थी, चलो अंदर चलते हैं। वैभव ने हाँ में सिर हिला दिया और बाइक को पार्किंग में लगाकर पीहू के साथ झा मिशन के अंदर आ गया। अभी पीहू वैभव का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए मिशन के अंदर आ रही थी और ये देखकर वैभव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वैभव को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था पीहू से मिलने का, और ये बहाना पीहू ने उसे खुद दिया था। झा मिशन में वैभव को हर कोई अच्छे से जानता था। इनफैक्ट झा फैमिली की ओबरॉय परिवार से अच्छी खासी दोस्ती थी, जिसकी वजह से किसी को भी वैभव और पीहू पर शक भी नहीं हुआ था। उन्हें लगता था कि वैभव पीहू का बस ध्यान रख रहा है, क्योंकि पीहू बहुत छोटी है इसलिए, पर उन्हें क्या पता था कि वो पीहू का ध्यान तो रख रहा है, साथ ही साथ वो पीहू को अपना भी बना रहा है। वैभव जब झा मिशन के अंदर आया तब मिसेज झा वैभव की तरफ देखकर बोली, अरे वैभव बेटा तुम यहाँ। वैभव मिसेज झा को ग्रीट करते हुए बोला, हाँ आंटी जी। वो कुछ और कहने को हुआ कि पीहू आगे आकर बोली, अरे मॉम वो ये ना मेरा टेस्ट लेंगे इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया है। कहकर उसने वैभव का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगी। वही मैसेज झा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे, पर वो भी सिर हिलाते हुए वहां से किचन में चली गई। पीहू वैभव के साथ रूम में आ गई और उसने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर वो वैभव के साथ बेड पर जाकर बैठ गई। वैभव उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने तो मुझे यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए बुलाया था ना, तो तुम टेस्ट नहीं दोगी। पीहू उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए। वैसे भी मैं अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाई कर कर उठी हूँ, अगर विश्वास ना हो तो वो देखिए। कहकर उसने अपनी उंगली को स्टडी टेबल की तरफ घुमा दिया। जब वैभव ने स्टडी टेबल पर देखा तो वहां पर पीहू की मोटी मोटी किताब फैली हुई थी और ये देखकर वैभव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही पीहू को कुछ याद आया तो वो जल्दी से उठते हुए बोली, अरे एक मिनट, मुझे ना आपको एक चीज दिखानी है। कहकर वो उठकर अपने स्टडी टेबल के पास आ गई और वहां से उसने एक कार्ड को निकाला और उसे वैभव के तरफ करते हुए बोली, ये देखिए इनविटेशन कार्ड। वैभव ने उस कार्ड को देखा तो ये पीहू के स्कूल का इनविटेशन कार्ड था। पीहू का इस बार 12th था और इसलिए पीहू को स्कूल की तरफ से फेयरवेल पार्टी मिल रही थी। पीहू वैभव के ही पास बैठ गई। वैभव उस इनविटेशन कार्ड को एक नज़र देखकर पीहू से बोला, तो फिर इसमें क्या बात है। पीहू परेशान होकर बोली, बात तो यही है कि मुझे फेयरवेल में जाना तो है, लेकिन मेरे पास तो फेयरवेल के लिए कोई अच्छे से कपड़े ही नहीं हैं। वैभव उसकी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ओ रियली, तुम्हारे पास सच में कोई कपड़े नहीं हैं। पीहू अपने दांत दिखाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरे पास कपड़े तो बहुत सारे हैं, पर मुझे ना कुछ हट के कपड़े पहनकर पार्टी में जाना है। कहकर वो वैभव को अपनी चमकती आंखों से लगातार देखने लगी। वैभव उसकी तरफ देखकर बोला, ओके चलो मेरे साथ। पीहू हैरान होकर बोली, अभी। वैभव उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे भी अभी तुमने कुछ देर पहले ही पढ़ाई की है तो तुम अभी तो टेस्ट देने से रही नहीं, तो चलो शॉपिंग कर लेना, उसके बाद टेस्ट दे देना। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में। वैभव ने हाँ में सिर हिलाया तो पीहू अपनी चमकती आंखों से बोली, ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। और पीहू वहां से वैभव के साथ नीचे आ गई। वहीं पीहू की मॉम, जो कि वैभव के लिए कॉफी लेकर पीहू के ही रूम में जाने वाली थी, वो वैभव को नीचे आते हुए देखकर बोली, क्या हुआ वैभव, और कहाँ जा रहे हो। पीहू जल्दी से बोली, अरे मम्मा, वो मैं और वैभव शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। कहकर वो वैभव के साथ झा मिशन के बाहर चली गई। वही मिसेज झा खुद से ही बोली, ये लड़की भी ना अपनी नादानी में पता नहीं क्या क्या करवा लेती हैं। वैभव पीयू के साथ वापस झा मिशन के बाहर आ गया और उसने पार्किंग में से बाइक को निकाला और पीहू को बैठने का इशारा किया तो पीहू जल्दी से बाइक पर बैठ गई। वैभव पीहू की तरफ देखकर बोला, मुझे अच्छे से पकड़ लो क्योंकि मैं बाइक बहुत तेज चलाने वाला हूँ। पीहू थोड़ा डरते हुए बोली, नहीं, आप हल्के बाइक चलाना। कहकर उसने अपने दोनों हाथों को वैभव के कंधे पर रख दिया और ये देखकर वैभव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपना हेलमेट पहन लेता है और बाइक को स्टार्ट कर तेजी से झा मिशन के बाहर निकल गया। ये देखकर पीहू ने जल्दी से वैभव की कमर को कसकर पकड़ लिया और खुद को पूरी तरीके से वैभव से चिपका लिया।
जब उसने ऐसा किया तो वैभव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मानो जैसे कि उसने ये सब जानबूझकर किया हो। उसने हेलमेट लगा रखा था जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि वो वैभव ओबरॉय हैं। कुछ दूर जाने पर वैभव ने देखा कि कुछ कारें उसके पीछे आ रही हैं और ये देखकर उसकी आईब्रो तन सी गई और उसकी पकड़ बाइक के हैंडल पर पकड़ मजबूत हो गई। वो पीहू से बोला, पीहू मुझे अच्छे से पकड़ लेना और अपनी आंखें बंद कर लेना, और जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। ओके। पीहू ने हाँ में से जवाब दिया और वैभव को अच्छे से पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वैभव ने अपनी बाइक की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया और तेज रफ्तार से बाइक को सड़क पर दौड़ाने लगा। पीछे से आ रही 4 से 5 ब्लैक कलर की कारों ने जब देखा कि वैभव की बाइक की स्पीड तेज हो गई है तो उन्होंने भी अपनी कार की स्पीड को तेज कर दिया। कार में मौजूद कुछ बॉडीगार्ड फायरिंग भी करने लगे और ये देखकर वैभव के चेहरे पर गुस्से में लाल होने लगा। वो अभी इतनी तेज से बाइक चला रहा था कि पीयू को डर भी लग रहा था और उसकी पकड़ लगातार वैभव की कमर पर कसती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें को नहीं खोला। पीहू वैभव के पीछे बैठी हुई थी जिसकी वजह से वैभव को ये डर लग रहा था कि कहीं पीहू को गोली ना लग जाए, इसलिए उसने तुरंत अपनी बाइक को उल्टा कर दिया और वो उल्टी बाइक चलाने लगा। अब वो आराम से उन 5 कारों में बैठ बॉडीगार्ड को देख सकता था। बॉडीगार्ड लगातार फायरिंग कर रहे थे जिसकी वजह से वैभव बाइक को इधर उधर घुमाकर चला रहा था। उसने जब देखा कि एक मोड़ आ गई है तो उसने बाइक को उस मोड़ की तरफ मोड़ लिया और ये देखकर सारी कारें भी उस तरफ मुड़ गईं। वही मौका पाकर वैभव ने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में बंधी वॉच पर से एक लाल कलर के बटन को टाइप कर दिया और फिर से फुल स्पीड में बाइक को बाहर भगाने लगा। उसे लाल कलर के बटन दबाने से ही उसकी लोकेशन तुरंत अभिमन्यु के पास पहुंच गई और अभिमन्यु को फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उस अलार्म की आवाज सुनकर अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने तुरंत अशोक को कॉल कर दिया और जल्दी से बोला, वैभव की लाइव लोकेशन निकालो, वो अभी खतरे में है, जल्दी करो। अशोक ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से बॉडीगार्ड्स को फोन कर दिया जो कि दिल्ली में मौजूद थे। वहीं वैभव के बॉडीगार्ड के पास अलार्म की आवाज पहुंच चुकी थी, इसलिए वो भी उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगे और तुरंत वहां से वैभव को शेव करने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वैभव के बॉडीगार्ड भी वहां आ गए और वो सारे बॉडीगार्ड सामने वाली बॉडीगार्ड से लड़ने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी एक कार फिर भी वैभव की बाइक का पीछा कर रही थी और कार ड्राइवर ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल को पीहू की तरफ निशाना कर गोली मार दी और अचानक पीहू की जोर से चीख निकल गई। ये देखकर वैभव ने तुरंत बाइक को रोक दिया। वहीं ये देखकर वैभव के बॉडीगार्ड्स भी उस कार की तरह लगातार फायरिंग करने लगे और उस कार के अंदर बैठे ड्राइवर की डेथ हो गई। वहीं पीहू जैसे ही बाइक से गिरने वाली थी, वैभव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गुस्से से घूरते हुए सामने बॉडीगार्ड्स को देखा। वैभव के गोद में अभी पीहू थी जिसके कंधे से लगातार खून निकल रहा था। ये देखकर वैभव चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोला, कार लेकर आओ जल्दी और इन सबको छोड़ना नहीं। वैभव के कहने से जल्दी से कार वहां आकर रुकी। वैभव जल्दी से पीहू को गोद में लेकर कार के अंदर बैठ गया। उसने पीहू के कंधे को देखा जहां से खून बह रहा था। उसने अपना रुमाल निकाला और पीहू के कंधे पर रख दिया और खून को रोकने लगा। वो ड्राइवर से बोला, ड्राइवर जितना हो सके उतनी स्पीड से चलाओ। अब आगे ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद था और अभी पीहू का ऑपरेशन हो रहा था क्योंकि गोली उसके शोल्डर पर लगी थी जिसकी वजह से उसका काफी ब्लड भी लॉस हो चुका था। वहीं वैभव जिसके कपड़ों पर खून लग चुका था वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी सोफे पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद कर बैठा हुआ था। वो अभी बैठा ही हुआ था कि अचानक उसके कांधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने अपनी नजरों को उठाकर सामने देखा तो वहां पर तेज खड़ा हुआ था। तेज ने जब वैभव की आंखों को देखा तो वो समझ गया। तेज वैभव के पास जाकर बैठ गया और ऑपरेशन रूम की तरफ देखकर बोला, पीहू अब कैसी हैं? वैभव ऑपरेशन रूम की तरफ देखकर बोला, उसका ऑपरेशन हो रहा है, पता नहीं कैसी है वो। वैभव की हालत तेज समझ सकता था। तेज वैभव से बोला, अच्छा ठीक है, तुम खुद को संभालो, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो पीहू को कौन संभालेगा? अभी तो पीहू के घर पर भी बताने को रह गया है, तुम्हें क्या लगता है अभी बताना चाहिए या फिर बाद में? वैभव बोला, भाई मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकता, जब तक पीहू खतरे से बाहर नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। तेज ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी के पास बैठा रहा। उसकी और वैभव की ज्यादा बात नहीं हुई पर फिर भी वो वहां से नहीं गया। उसके पास अभिमन्यु का कॉल आया था इसलिए वो हॉस्पिटल आ गया था और तब उसे पता चला था कि पीहू का एक्सीडेंट हो गया है। वैभव हमेशा तेज को अभिमन्यु की तरह ही मानता था, इसलिए वो तेज से हमेशा भाई ही कहता था। लगभग 1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। जैसी डॉक्टर बाहर आए, वैभव बिना डॉक्टर की कुछ सुने उनके पास जाते हुए बोला, पीयू कैसी हैं? वो ठीक हैं ना? उसे कितनी देर में होश आ जाएगा? क्या मैं उससे मिल जा सकता हूँ?
डॉक्टर वैभव की तरफ देखकर बोले वो खतरे से बाहर है, पर गोली उनके शोल्डर पर लगी है जिसकी वजह से उनका खून काफी ज्यादा बह चुका है। हालांकि हमने उन्हें ब्लड चढ़ा दिया है, पर फिर भी उन्हें अभी आराम करने की बहुत जरूरत है। उन्हें लगभग रात के 2 या 3 बजे तक होश आ जाएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है और हमने सक्सेसफुली गोली निकाल दी है। वैभव डॉक्टर की तब देखकर बोला मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया, अब मुझे से पीहू से मिलना है। कहकर वो पीहू के बोर्ड की तरफ जाने लगा कि तेज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं डॉक्टर भी वहां से तेज के इशारे से जा चुके थे। तेज वैभव को देखते हुए बोला वैभव खुद को संभालो, पीहू को अभी होश नहीं आया है और ये ऑपरेशन रूम में तुम नहीं जा सकते हो। पीहू को जब नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब तुम पीहू को आराम से देख सकते हो। समझ में आया? तो अभी खुद को संभालो। और हाँ, अब पीहू के फैमिली मेंबर्स को भी कॉल कर दो ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। तेज की बात सुनकर वैभव ने हाँ में सर हिला दिया और उसने पीहू के मॉम एंड डैड को कॉल कर दिया। जैसे ही ये खबर मिस्टर और मिसेज झा तक पहुंची तो मिस्टर झा और मिसेज झा तुरंत हॉस्पिटल के लिए आ गई। मिसेज झा वैभव के पास आ गईं और रोते हुए बोली वैभव पीहू कैसी हैं? तुम उसे लेकर गए थे ना, बताओ ना क्या हुआ है उसे, वो अचानक हॉस्पिटल में क्यों है? बताओ ना, वो ठीक है ना और कहाँ है वो? वैभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे और क्या नहीं, क्योंकि पीहू उसके साथ थी और उसके साथ अगर पीहू सेफ नहीं होगी तो किसके साथ होगी, यही चीज उसे परेशान कर रही थी। वो बिना कुछ कहे हॉस्पिटल के बाहर आ गया और वहां से कार में बैठकर फुल स्पीड से कार को वहां से लेकर चला गया। वहीं हॉस्पिटल के अंदर तेज ने मिस्टर और मिसेज झा की तरफ देखकर कहा डोंट वेरी, पीहू अब खतरे से बाहर हैं, उसे कुछ देर बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उससे मिल सकते हो। फिलहाल मैं वैभव को लेकर आ रहा हूँ। मिस्टर झा ने हाँ में सिर हिलाया तो तेज वहां से बाहर आ गया, लेकिन बाहर वैभव नहीं था। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और वैभव की लोकेशन के लिए ट्रैक करने को कहा, पर वैभव ने अपनी घड़ी को पहले ही अपने बॉडीगार्ड को दे दिया था, जिसकी वजह से घड़ी हॉस्पिटल की ही लोकेशन दिखा रही थी। और ये देखकर तेज ने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। अभिमन्यु पहले से ही बहुत परेशान था, तेज का कॉल आते ही उसने तुरंत कॉल उठा लिया। तेज बिना अभिमन्यु की बात सुने बोला अभिमन्यु वैभव हॉस्पिटल में नहीं है और उसने अपनी लोकेशन वाली वॉच भी हॉस्पिटल के गार्ड को दे दी है। अब हम उसकी लोकेशन भी नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ गया है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कठोर हो गए। वो अपना सिर पर हाथ फिराते हुए बोला कुछ भी करो पर उसके बारे में पता करो। तुम्हें पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और फिर आज तो पीहू की जान को खतरा था, पता नहीं वो क्या करेगा। तुम प्लीज जल्दी पता करवाओ। तेज ने हाँ में सिर हिलाकर कॉल काट दिया। वैभव फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को लगातार भगाए जा रहा था। चलती हुई गाड़ी उसने अपने फोन को उठाया और अपने खास बॉडीगार्ड को कॉल कर डरावनी आवाज में बोला तुमने उन सब को पकड़ लिया है ना। उधर से जैसे ही उसके बॉडीगार्ड ने अपने बॉस की डरावनी आवाज सुनी तो वो जल्दी से बोला यस बॉस, हमने उन सब को पकड़ लिया है। वैभव गाड़ी को चलाते हुए बोला ठीक है, उन सबको हेल लेकर आओ, मैं वही सबको मिलूंगा। बॉडीगार्ड ने जल्दा सोचकर हाँ कहकर जल्दी से कॉल कर दिया। वहीं वैभव के सामने बार बार पीहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसकी वजह से वैभव फुल स्पीड में कार को भगाते हुए जंगलों की तरफ लेकर जा रहा था। लगभग आधे घंटे की दूरी के बाद वो जंगलों के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुका। वो कार से उतरा और बाहर आकर हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और जब उन सारे बॉडीगार्ड ने वैभव को देखा तो उन्होंने जल्दी से उसको ग्रीट किया। ये वैभव और अभिमन्यु की हवेली थी, जहां पर वो लोग हमेशा दुश्मनों को कैद करके रखते थे और हमेशा यही उनकी सजा को सुनाते थे। यहाँ जा जाने कितनों की मौतें हुई थी और ये मौतें अभिमन्यु और वैभव के हाथों से हुई थी। हालांकि वैभव यहाँ बहुत ही कम आता था क्योंकि उसे बहुत ही कम गुस्सा आता था, लेकिन अगर बात उसके अपने के ऊपर आ जाती थी और कोई भी उसके अपनों को नुकसान पहुंचाता तो वैभव अभिमन्यु से भी ज्यादा बुरा बन जाता था और वो गुस्से में हद तक जा सकता था। वैभव अंदर जाने लगा और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, हेल में मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स उसे सिर झुकाकर ग्रीट कर रहे थे। लगभग 5 मिनट के बाद वो अचानक एक रूम के सामने आकर रुका, जहां उसका वही खास बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था, जो तुरंत वैभव को देखकर बोला बॉस, रूम के अंदर वो सारे लोग हैं। वैभव ने हाँ में सिर हिलाया और वो अंदर गया तो अंदर 7-8 लोग रस्सी से बंधे पड़े हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने वैभव के ऊपर हमला किया था। वैभव अपने पास में खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला राका, जो कहा गया है वो करो। राका ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और जैसे जैसे वैभव बोलता गया वो वैसे वैसे करने लगा। कुछ देर बाद वही 7-8 लोग डर से सामने रखी मशीन को देखकर कांप रहे थे।
क्योंकि सामने कंक्रीट मिक्सर मशीन थी, लेकिन ये आम कंक्रीट मिक्सर मशीन जैसी नहीं थी। ये अंदर से काफी गहरी थी और इसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए थे। अगर इसमें कोई इंसान चला जाता तो उसकी ये मशीन धज्जियां उड़ा देती। वैभव वहीं सोफे पर जाकर बैठ गया। वो राका और बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर बोला, मशीन चालू करो और एक एक करके इन सबको डालो। राका और बाकी बॉडीगार्ड्स भी एक पलकों से सहम से गए, पर उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर वैभव और अभिमन्यु ये काम करते रहते थे, लेकिन जिस तरह से वैभव लोगों को सजा देता था, वो सजा आम लोगों को डराने के लिए काफी थी, जो लोगों के मन में दहशत पहुंचा सकती थी। उसके कहने के मुताबिक मशीन को चालू कर दिया गया और बॉडीगार्ड उसमें एक एक करके उन 8 लोगों को डालने लगे। वहां चीखें गूंजने लगी। चीखों के साथ मशीन से निकलता खून वैभव के चेहरे पर पड़ रहा था और वैभव खून से नहा चुका था, लेकिन फिर भी वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने उन लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसकी आंखें खून की वजह से लाल थी, जो कि उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अभी उसे अगर कोई आम इंसान देख लेता तो दहशत के मारे उसकी जान चली जाती। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और वैभव के एक इशारे पर मशीन रोक दी गई। वो उठकर वहां से अपने रूम में चला गया और उसने एक बार खुद को शीशे में देखा। वो खुद को ही देखकर बोला, जिस किसी ने भी तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, यकीन मानो ये वैभव ओबरॉय उसकी जान लेने से पहले एक पल की भी देरी नहीं करेगा, क्योंकि पीहू झा सिर्फ और सिर्फ वैभव ओबरॉय की है। कहकर वो वहां से बाथरूम में चला गया और तैयार होकर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हालांकि अब उसके चेहरे पर पहले की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी, पर फिर भी अब उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने उन सारे लोगों को मार दिया था जिन्होंने पीहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल को देखा तो कॉलर आईडी पर उसके भाई का नाम से शो हो रहा था। उसने फोन उठाया तो अभिमन्यु बोला, कहाँ पर हो तुम ठीक हो ना? वैभव कार चलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ भाई, बस हॉस्पिटल वापस जा रहा हूँ। अभिमन्यु ने हाँ में जवाब दिया तो वैभव ने कॉल काट दिया।